चलिए स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। नमस्कार मित्रों, देखिए स्त्रीवाचक स्त्री जाति का बोध कराने वाले ई प्रत्यय। जैसे देखिए बेटा में ई लगेगा क्या बनेगा? बेटी। इस तरीके से लड़का में लड़की, ठीक है। और देव में ई लगेगा तो देवी, और घोड़ा में ई लगेगा तो घोड़ी। अरे क्या बात है, सब घोड़ी को देख रहे हो कि कहाँ है हमारी घोड़ी है। शाबाश। शादी होगी तो उस पर बैठ के जाओगे ना। अबे नहीं, आपके लिए गधा लाएंगे। हाँ, गधे के लिए गधा ही सही है। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आनी प्रत्यय। देखो सेठ से सेठानी, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, देवर का स्त्रीलिंग देवरानी, और जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी। जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, बहुत सारे शब्द बनेंगे। और नौकर से नौकरानी, दो मात्रा आएगी नौकरानी, ये दो मात्रा नौकरानी, इस तरीके से नौकरानी। चलो अगला क्या प्रत्यय हमारा? आइन। आइन प्रत्यय है ठाकुर की पत्नी ठाकुराइन, ये ऐसे आएगा ठाकुराइन, ठाकुर की पत्नी। पंडित की पत्नी पंडिताइन, ऐसे बने पंडिताइन। इस तरीके से शब्द बनते हैं ठाकुराइन, पंडिताइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रत्यय कौन है? इन। इन प्रत्यय में इन देखो दो इन होते हैं हमारे यहाँ पर। एक थोड़ी देर पहले सॉरी आएगा भी, ये इन प्रत्यय ये भी होता है। जैसे देखिए ये कूल में इन लगेगा तो कुलीन, ठीक है ना। नव में इन लगा तो नवीन, ये पढ़ाया था ना मैंने। हाँ, अब ये इन किस प्रकार का है? छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, मात्रा छोटी ही लगेगी, ठीक है ना। तो उसके उदाहरण हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए लिखिए इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालिक से क्या बनेगा? मालकिन, स्त्रीलिंग बनेगा मालकिन, मात्रा छोटी हो जाएगी, ठीक है, मालकिन। इसी प्रकार नाग से नागिन, ये बनता है नागिन। नाग का स्त्रीलिंग क्या होता है? नागिन। और धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन। पर अपने यहाँ धोबिन नहीं बोलते, राजस्थानी में दोबन। क्या बोलते हैं? हाँ दोबनी बोलते हैं, धोबिन तो कोई बोलता नहीं। इसी प्रकार तेलिस, तेल से तेलिन, हाँ हाँ यही बोलते हैं तेलण। हाँ, हाँ तेलणी बोलते हैं, ठीक है ना। और माली से मालिन, क्या होता है? मालिन। और अपने राजस्थानी में बोलते हैं मालन, क्या बोलते हैं? हाँ मालन ही बोलते हैं। वो गाना राजस्थानी, तू है चोरी मालन की तेरी कमर पे चोटी लटके से, है ना। और लुहार से लुहारिन, लुहार से लुहारिन। और पड़ोस से ओ यस, और बाग से बागिन, सारे यही शब्द हैं, ठीक है। मालिन, नागिन, धोबिन, तेलिन, मालिन, लुहारिन, पड़ोसिन। नेक्स्ट कौन है हमारा? नी, स्त्री लिंग बनाएगा। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, और नट का स्त्रीलिंग नटनी का चबूतरा, राणा लाखा, पिछोला, पढ़े होंगे जीके में तो। हाँ नटनी, ये तो हो गए हमारे। नेक्स्ट आ जाओ, संबंध या रिश्ता क्या कहलाता भैया? देख लेते हैं। आल, ससुर का घर ससुराल, नानी का घर ननिहाल, ननियाल। नानी मूल शब्द है इसमें, नाना नानी है ना, और उनका घर ननियाल कहलाता, ठीक है, ननियाल। नेक्स्ट अगला कौन है? एरा, मामा का लड़का ममेरा, ये संबंध है, ये मेरा ममेरा भाई, ये ममेरा, ठीक है। और मौसा का लड़का मौसेरा, दो मात्रा, और फिर एक पर सिंगल आएगा स के ऊपर, मौसेरा, ठीक है। फूफा का लड़का फुपेरा,
चाचा का लड़का चचेरा, और काका का चचेरा ही बोलते हैं, काकेरा कहाँ बोलते हैं। हाँ, अब इसमें ये सपेरा नहीं आएगा। अरे सपेरा तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ये रिश्ता बता रहा है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, तो सपेरा कहाँ है, सांप का लड़का। तो फिर ये ऐसे ही बढ़ती आई जैसे सपेरा यूं बीच में, फिर यूं ही तो गलती करोगे। चलिए, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूं अपत्यवाचक, और इनमें उदाहरण के लिए जैसे देखिए अ है, मनु से बनता है मानव, मनु से क्या बनता है मानव, धनु से क्या बनता है दानव, रघु से क्या बनता है राघव, ठीक है, गुरु से क्या बनता है गौरव, और लघु से क्या बनता है लाघव, ठीक है, और विष्णु से क्या बनता है वैष्णव, क्या बनता है वैष्णव, ठीक है ना। इसी तरह पांडु से क्या बनेगा पांडव, कुरु से क्या बनेगा कौरव, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, वो सब उदाहरण देख लेना उसी में। ई वाले में देखिए दशरथ से क्या बनेगा दाशरथी संतानवाचक, मरुत से क्या बनेगा मारुति, ऐसे बनेगा मरुत से मारुति, शरद से क्या बनेगा सारथी, और वाल्मीकि से क्या बनेगा वाल्मीकि, मी बड़ी की छोटी। इसी प्रकार ई में पर्वत की पुत्री क्या कहलाता है पार्वती, ठीक है, मिथिला की कन्या क्या कहलाएगा मैथिली, क्या कहलाएगा मैथिली। इसी प्रकार जहनु की तनिया जहानवी, ठीक है, और जनक की पुत्री जानकी, इसी तरीके से पांचाली, और इसी तरीके से द्रौपदी, ये सब पढ़ा चुका हूं, बाकी उदाहरण देख लेना द्रौपदी और गांधारी, ठीक है। ए में देखिए गंगा का पुत्र गांगेय, कुंती का पुत्र कौंतेय, ठीक है कौंतेय, इस तरीके राधा का पुत्र राधेय, जो पुत्र भी नहीं है लेकिन आता है आग्नेय, पाथेय, ये प्रत्यय ये इसमें पद से बनता है पाथेय, अग्नि से बनता है अग्नि। यह प्रत्यय दिति की संतान दैत्य, अदिति की संतान आदित्य, ऐसे बनेगा, ठीक है, चणक की संतान चाणक्य, इस तरीके से ये सब संतानवाचक हम पढ़ चुके हैं। ये तो लिख लेना, बाद में सारे हैं वैसे लिखवा रखे। जहानवी है, एक लिखा गलत लिख दिया मैंने, जाहनवी, ये आएगा जहानवी, जहानवी ह के नीचे अलग जाहनवी, ये ये ह हलंत और न पूरा और ये वी जहानवी, इस तरीके से क्लियर है। चलिए अब आ जाइए संस्कृत प्रत्यय। बस आज प्रत्यय खत्म कर लेते हैं, थोड़े ही बच्चे हमारे। संस्कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय कौन सा हमारा तव्य, ठीक है। तव्य के लिए चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए दातव्य, इसका मतलब होता है देने योग्य, वक्तव्य, ज्ञातव्य, गंतव्य, श्रोतव्य, सुनने योग्य, इस तरीके से शब्द बनते हैं। संस्कृत के ये दातव्य, वक्तव्य, ज्ञातव्य, गंतव्य, श्रोतव्य। अगला हमारा है त्र, एक में त्र लगेगा क्या बनेगा एकत्र, और सभी जगह जो होता है उसे क्या कहते हैं सर्वत्र, एकत्र सर्वत्र, इस तरीके से शब्द बनेंगे। इसी प्रकार ज्ञ जानने वाला, अल्प बातें जानने वाला अल्पज्ञ, सिंगल वर्ण है, देखो ये सिंगल वर्ण प्रत्यय की भूमिका में। बहुत बातें जानने वाला क्या कहलाता है बहुज्ञ, नीति की बात जानने वाला नीतिज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता है अज्ञ, विशेष का ज्ञाता विशेषज्ञ, राजनीति का ज्ञाता राजनीतिज्ञ, धर्म का ज्ञाता धर्मज्ञ, मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ,
शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र के, ऐसे खूब सारे शब्द बनते हैं। ज्ञ जानने वाला, अल्प, बहुज्ञ, नीतिज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, सर्वज्ञ, इस तरीके से शब्द बनेंगे। अगला प्रत्यय हमारा इल। देखो ई में ई कैसी है, छोटी। जैसे देखिए ये एक शब्द है पंकिल। ये शब्द कितने जनों ने पहली बार सुना, हाथ खड़ा करें। पंकिल, ओ शाबाश। तो इसका मतलब आप लोगों के लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसे पहली बार सुना। इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लिए जिम्मेदार शब्द है ये पंख। और एक शब्द होता है पंख। अभी ऑनलाइन वाले सवाल करेंगे सर ये क्यों लिखा, वो ये यहां पढ़ा रहा हूं, उसका मीनिंग बता रहा हूं। देखिए पंख और पंख एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये शब्द युग्म है, परीक्षा में पूछते हैं। तो दोनों का अंतर मैं यहां बता रहा हूं। पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़। और पंख का मतलब होता है पर, डेना। जो उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पंख। पंख चाहिए, पंख होते तो उड़ आती। तो पंख ये वाला है यानी डेना, और ये है पंख यानी कीचड़। अब यहां आ रहा है इल प्रत्यय और शब्द बना है पंकिल। इसका अर्थ है कीचड़ से सना हुआ, कीचड़ से भरा हुआ, जो कीचड़ से लथपथ हो जाता है। बिल्कुल कीचड़ में, आप वो देखना कभी होली के बाद अगला वो कौन सा आता दिन, धुलंडी। हाँ, तो उसमें कैसे लोग दिखते हैं, पूरा रंग से लथपथ कर दिया जाता है। और गांव में तो ऐसे खेलते हैं, पूरा कीचड़ में डाल देते हैं, गोबर में डाल देते हैं, उसे जो मिला उसी में, चलो कीचड़ आया कीचड़ में डाल दो। कीचड़ से सना हुआ, सीधा अर्थ है कहीं कोई कार लेके जा रहा है, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, गड्ढे में टायर आ जाता है और वो पूरा कीचड़ उसके शरीर पे आ जाता है। ऐसे कीचड़ से सना हुआ, तो ये इसका मीनिंग है। पंख से क्या बना है, पंकिल। जटाओं से भरा हुआ, जटिल। कई बार हम कहते हैं अरे जटिल प्रश्न है ये। जटिल का मीनिंग होता है कठिन, जटिल, जटाओं से भरा हुआ, जटिल। इसी प्रकार फैन से भरा हुआ, फेनिल। हमें गाय और भैंस का फेनिल दूध पीना चाहिए, ऐसा फेनिल। फैन का मीनिंग होता है झाग, और झाग से भरा हुआ उसको कहते हैं फेनिल। और धुएं से भरा हुआ, धुमिल। धुएं से भरा हुआ है। अभी देखना नोएडा और दिल्ली और आसपास का, जब उधर वो पराली जलाई जाती है तब पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, शकल ही नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो धुएं से भरा हुआ क्या कहलाता है, धुमिल। और कूट से भरा हुआ, कुटिल। कूट से भरा हुआ क्या कहलाता है, कुटिल, कुटिल। कूट से भरा हुआ, कुटिल। इसी प्रकार आगे लिखिए, तोंद से भरा हुआ, तुंदेल। ये क्या अर्थ है इसका, तोंद होती है तोंद, जिसका पेट लटक जाता है ना, इतना बड़ा यूं आगे आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे चाय की कप प्लेट तो इसी पे रख के पी सकते हो आप, टेबल की जरूरत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जिसका पेट तोंद, जब वो हंसे तो वो भी थिरकती हो, उसको कहते हैं तुंदिल शरीर वाला, मेरे जैसा। कहाँ है, वही तो बता रहा हूं, मेरे पेट नहीं है, मैं देख रहा हूं कहाँ है, कहाँ है। मैं बिल्कुल किसी के हमारे विद्यालय में एक सर है, वैसे मैं टिप्पणी नहीं करनी चाहिए शरीर विशेष, लेकिन बच्चे क्या कई बार कह देते, वो बड़े तोंद वाले सर आज नहीं आए, तो मैं समझ जाता हूँ उनके लिए कहा गया है। तो वो क्योंकि शरीर पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बॉडी आदि इधर झुक रही होती है, वो पीछे ऐसे हो रहे होते, तो वो चलते उस समय ये दोनों हाथ यूं चलते हैं उनके जैसे हॉरर मूवी में वो चलते थे ना। हाँ, तो तुंद वाला क्या कहलाता है, तुंदिल। ये शब्द आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूं, आरोह की पुस्तक और कक्षा 12 में एक चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसमें आपको ये शब्द मिलेगा। 17वां अध्याय कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी में, उसमें ये शब्द तुंदिल शब्द आपको मिलेगा। पूरे कक्षा 6 से 12 में एक ही जगह पर है, इसको प्रयोग किया हुआ है। बहुत अच्छा लेसन है वो लेसन जो है कुटज एक करके लेसन है, और एक क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी अवधूत साधु के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार का वातावरण होता है उस समय। ये पहले पेज में ये शब्द मिल जाएगा। आप कक्षा 12 का कोई आपका मित्र हो, अनिवार्य हिंदी जिसके पास हो,
तो अंबेडकर का एक चैप्टर है लास्ट वाला, उससे पहले वाला एक चैप्टर है, उसमें ये शब्द मिलेगा तुंदिल, तूंद वाला इसका मीनिंग है। अगला क्या आ रहा है हमारा, क। देखो सिंगल वर्ड है, ठीक है। जैसे सप्त में क लगेगा क्या बनेगा, सप्तक। मैं बुक लेकर के आऊंगा कल, आपको दिखाऊंगा तुंदिल शब्द, ठीक है ना, सप्तक। अष्ट में क लगेगा क्या बनेगा, अष्टक। 10 में क लगेगा, दशक। 10 में क लगेगा, दशक। क 10 मूल शब्द। आ जाए आप, तभी मुझे लग रहा है इतना गंभीर। टेंशन मत लो, बस आप खाली देखो आज मुझे। हाँ सही कह रहा हूं, मुझे देखो आप। हाँ हाँ, मुझे ही देखना है अभी तो। हाँ बाकी तो ये क्या जा रहा है क्या नहीं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे देखने के बाद आधों को तो उत्तर याद आ जाएगा, आ ही जाएगा। रात की 12 बजे ऐसे सर ने ऐसा कहा था। हाँ हाँ, और 12 बजे तो मैं निद्रा की चरम सीमा पे होता हूँ, क्योंकि 9 बजे तो मैं सो ही जाता हूँ, और फिक्स है मेरा, सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरा फिक्स है। नहीं, मॉर्निंग बिल्कुल फिक्स है, भले कोई काम हो या नहीं हो, लेकिन वॉक के साइकिल लेके चला जाता हूँ, तो 1 घंटा उसी में निकल जाता है मेरा। हाँ सब आ जाना, कभी देख कर लेना, मैं जुट गई। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ आ जाओ, घर पे बाहर देख लेना, देख, ठीक है ना। सप्त प्लस का सप्तक, अष्ट प्लस का, मैं उस दौर से निकल चुका हूं जो तुम सोच रहे हो ना, इसलिए। इसलिए अपने लिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हें सोचना है। सप्तक, अष्टक, दशक, और आगे लिख लीजिए इसमें। हाँ, बाल में क लगाओगे क्या बनेगा, बालक। पंच में क लगाओगे, पंचक। पंच में क लगाओगे, पंचक। हाँ, और शत में क लगाओगे, शतक, लेकिन बतक में नहीं है। हाँ, नेक्स्ट बोलिए, मैं। मैं, ठीक है, मैं में देखो, ये कोई वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादातर संधि वाले शब्दों में पूछा जाएगा। और कहां पूछा पूछा जाएगा, देखिए ये है तेजह, और इधर आ गया मैं, क्या बनेगा, तेजोमय। क्या बनेगा, तेजोमय। हाँ तो ध्यान रखना, इसको लिखिए, इसके अंदर मैं के अंदर तेजोमय, तेजोमय। मन प्लस मय से क्या बनेगा, मनोमय। ये विसर्ग संधि की वजह से बना है, मनोमय। मनोमय, तेजोमय, मनोमय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, कौन है हमारा, ल। देखो वापस सिंगल, देखो सिंगल वालों को विशेष पढ़ना है, यहां आपको फंसाएंगे पेपर सेट। जैसे देखिए ये शीत, और ल लगाओगे क्या बनेगा, शीतल। शीत मूल शब्द है, और ल लग गया शीतल, यानी ठंडा पन लिए हुए, शीतलता, शीतल। इसी प्रकार से देखिए श्याम में ल लगेगा तो श्यामल। हाँ, श्यामल दास, रणछोड़ दास छाछर, ठीक है ना। श्यामल, श्याम से क्या बनेगा, श्यामल। इसी प्रकार मंजू से क्या बनेगा, मंजुल। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये नया शब्द है आपके लिए। मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और ल का ये बनने के बाद हो जाता है सुंदरता लिए हुए। और हमारे हिंदी साहित्य में तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग हुआ। यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, संधि अलंकार में इसका प्रयोग हुआ, मंजुल, ठीक है। तो श्यामल, शीतल, मंजुल, और भी लिख दीजिए इसमें एक और, वत्सल। वत्सल, व आधा त और सल, वत्सल। नेक्स्ट, तम। चलिए इसके लिए रुक जाइए, इसके लिए थोड़ी कुछ बातें समझानी पड़ेगी आपको। तम प्रत्यय में क्या बात है, देखिए ये है तम, ठीक है, और यह है तर। ये विशेषण की अवस्थाएं ध्यान रखना, ठीक है। तम और तर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए यह है श्रेष्ठ, और यह है श्रेष्ठतर, और यह है श्रेष्ठतम। इन सभी को समझना जरूरी है, गलती आपसे हो सकती है, क्या पूछा जाए और क्या उत्तर लिख दो।
देखो श्रेष्ठ का मतलब तो सभी जानते हो, श्रेष्ठ है, ये एक सामान्य विशेषण है। जैसे राम श्रेष्ठ बालक है, ठीक है, उसको हमने किसी से तुलना नहीं की, लेकिन राम के सामने अगर लक्ष्मण आ गया या और कोई सोवन आ गया, अब इन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं, राम को श्रेष्ठ बताना, तो हम कहेंगे राम सोहन से श्रेष्ठतर है। तो अब हमें किसका प्रयोग करना है? तर का। मतलब दो में कंपैरिजन जब किया जाता है तब तर का प्रयोग करेंगे, और इसका मतलब होता है सबसे। तम का मतलब क्या होता है? सबसे। अब मैं ये कहूं कि इस कक्षा में रामलाल श्रेष्ठतम बालक है, बाकी सब उससे नीचे ही होंगे, इसका मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ। तो अब ये जब प्रयोग किया जाता है तो अब मुझे एक बात बताइए, एक होता है हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है, और एक आपने ये सुना होगा उच्चतम न्यायालय, पढ़ा आप लोगों ने? इसका मतलब होता है सबसे उच्च। कहां पर है उच्चतम न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, और उससे ऊपर तो फिर भगवान ही है। हाँ, वो तो वहीं जाना पड़ेगा, उच्च और उच्चतम न्यायालय। तो आपने कई बार टेलीविजन पे ये भी सुना होगा, आज का अधिकतम तापमान सबसे अधिक, आज का न्यूनतम तापमान सबसे कम। तो तम का प्रयोग कब करते हैं हम? सबसे के रूप में। अगर कोई सुंदर है तो सुंदरतम, यानी सबसे सुंदर वही है, कोई श्रेष्ठ है तो सबसे श्रेष्ठ वही है। समझ में आ गया? चलिए तो लिखिए इसके उदाहरण, तम के उदाहरण लिखिए। तम के उदाहरण में लिखो श्रेष्ठतम, सुंदरतम, अधिकतम, न्यूनतम, नवीनतम। सबसे नवीनतम तकनीक कहते हैं ना, नवीनतम तकनीक से पढ़ाया गया, अर्थात नया, नवीनतम, शीघ्रतम, सरलतम, सबसे सरल तरीका, सरलतम तरीके से, सरलतम, न्यूनतम, अधिकतम, श्रेष्ठतम, सुंदरतम। अमित मीणा जी, प्रत्येक का प्रश्न किस तरीके से आएगा? अरे भाई पहले टॉपिक तो पढ़ लो, क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ी देर बाद खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये 15-20 मिनट बाद देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रत्यय कौन सा हमारा? शाली। ठीक है, तो लिखिए वह व्यक्ति जो बुद्धि से भरा हुआ हो, बुद्धिशाली जैसे आप लोग सभी हो, बल से भरा हुआ, बलशाली, बुद्धिशाली, और प्रतिभाओं से भरा हुआ, प्रतिभाशाली। हमारी क्लास में अंकित प्रतिभाशाली बालक है, रोज नए नए प्रश्न खोद करके लाता है, जो समझ में नहीं आता है वो पूछता भी है, बहुत प्रतिभाशाली है, वास्तव में सही है इसके प्रश्न, बहुत अच्छी बात है। जो गौरव से भरा हुआ हो, हमारा राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा हुआ है, गौरवशाली। ऐश्वर्य से भरा हुआ, ऐश्वर्यशाली। और जो भाग्य से भरा हुआ हो, भाग्यशाली। ये ऐसा मत कर लेना 2014 वाले रीड के बेच में एक लड़के ने लिख दिया भाग्यशाली, वो भाग्यशाली बोल रहा हूं मैं, लास्ट वालों ध्यान रखो, भाग्यशाली लिखना है, भाग्यशाली वास्तव में भाग गई होगी उसकी। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, हाँ ये शाली प्रत्यय। अगला क्या है? आस्पद। याद रखिए आरपीएससी 2014 फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में यहां से एक संधि का प्रश्न आया था, संधि पढ़ाई तब भी मैंने बताया था, वीडियो देख लेना, वहां मैंने ये बात बताई भी है। आस्पद का मीनिंग है देने वाला, वह जो हमें प्रेरणा दे, प्रेरणास्पद, प्रेरणास्पद। जो जिस घटना से हमें घृणा हो जाए, घृणास्पद। जो करुणा दे, करुणास्पद। जो हास्य को प्रदान करे, हास्यास्पद। आस्पद यानी देना, प्रेरणास्पद, घृणास्पद, हास्यास्पद। ओके, नेक्स्ट बोलिए, अगला प्रत्यय कौन सा हमारा? कर। देखिए कर का अर्थ है किरण, कर का अर्थ क्या होता है? किरण। मैंने पहले भी पढ़ाया है, जब अपने क्लास हुई थी तब मैंने कर के कई अर्थ बताए, कर के उसमें से यहां हम कर का अर्थ किरणों से अर्थ ग्रहण करेंगे। दिन में जो किरणें फैलाता है, दिनकर, दिन में जो किरणें फैलाता है उसे दिनकर कहते हैं। सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तंड, मिहिर और अंशुमाली सब सूर्य के पर्यायवाची है। तो दिन को करने वाला अर्थात किरणें फैलाने वाला दिनकर,
प्रभाकर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जो रात्रि में किरणें फैलाता है, निशाकर। निशाकर का मीनिंग होता है चंद्रमा। निशाकर का मीनिंग क्या होता है? चंद्रमा। जो रात्रि में किरणें फैलाता है वो निशाकर है, वो चंद्रमा है। ठीक है, कर का मीनिंग किरणों से यहां पर। ठीक है, इसके अलावा अब कर का मीनिंग किरणें न हो करके कर का अर्थ है काम को करने वाला से संबंधित। ठीक है, या कोई रुचि को पैदा करता है तो हम ये कहते हैं रुचिकर। क्या कहते हैं उसे? रुचिकर। जो रुचि को पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? ये लिए रुचिकर। जो हित करने वाला है, हितकर है। तो अब यहां कर का मतलब किरण नहीं है, काम को करने वाले से। ठीक है ना, तो शब्द के अनुसार हमें अर्थ भी ग्रहण करना है। कर यानी किरण भी होता है, कर यानी कार्य को करने वाला भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला कौन है? कार। ओके, कोई नहीं, इन्होंने बात छोड़ो, चल ही पढ़ लो आप। कार तो मैं वैसे पढ़ा चुका हूं आपको पहले। ठीक है, कार वो संगीत की रचना करने वाला, संगीतकार। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। पत्रकार, ग्रंथकार, शिल्पकार, मूर्तिकार। कोई लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, हाँ, अगला कौन है हमारा? चर यानी विचरण करने वाला, चलने वाला। चर का मीनिंग होता है चलने वाला, विचरण करने वाला। ठीक है, और लिखिए इसमें उदाहरण लिख लीजिए। रात्रि में जो विचरण करता है, रजनीचर। रजनीचर लिखिए पहले। रजनीचर, रात्रिचर, निशाचर। निशा सॉरी, ये दोनों एक, रात्रि और निशा दोनों में चर लगा देना आप तो। निशाचर, हाँ, रात्रिचर, निशाचर। ठीक है, इन सब में चरने वाला यानी चलने वाला। ठीक है, अगला देखिए, और भी उदाहरण बता रहा हूं। यह है खे। खे का मीनिंग होता है आकाश, आसमान। और चर यानी विचरण करने वाला। और क्या बनेगा? खेचर। पक्षी को कहा जाता है जो आसमान में विचरण करते हैं, तो खेचर पक्षी का पर्यायवाची, ध्यान रखना। जो नभ में विचरण करता हो, नभचर। जो जल में विचरण करता हो, जलचर। जो थल, खच्चर नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, खच्चर में, खच्च में विचरण करेगा। हाँ, थलचर। अरे सार्थक शब्द तो ढूंढो। थलचर, नभचर। हाँ हाँ, लेकिन ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। इससे जो जिसने भी कहा, किसने कहा खच्चर? किसने? हाँ हाँ, वो प्रश्न यूं पूछेंगे। अरुण जी, ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान रखना, क्योंकि आपने सवाल किया प्रत्यय में प्रश्न कैसे पूछेंगे। वो ऐसे पूछेंगे किसमें चर प्रत्यय नहीं है। नभचर, जलचर, खेचर, खच्चर। खच्चर में नहीं है, बस यही उत्तर है। ठीक है, और जो गुप्त बात का पता लगाता हो, गुप्तचर। उसे गुप्तचर, उसे गुप्तचर कहेंगे। हाँ, गुप्तचर। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अरे फटीचर में नहीं है। हाँ, अगला कौन है? ग। ग यानी क्या होता है? गमन। एक ग का मीनिंग होता है गमन करना। देखो, सिंगल वर्ण वालों को ही पढ़ना, यहाँ आपको ज्यादा याद नहीं रहेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। ग यानी गमन करने वाला। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें, उरक। क्या शब्द है ये? पढ़ा चुका हूं मैं पहले। उर का अर्थ होता है हृदय, छाती, हार्ट। ग यानी गमन, जो छाती के बल गमन करे, यानी कि रेप्टाइल अर्थात सांप। और उर्गारी पढ़ा था मैंने, सांप का शत्रु नेवला, बाज दोनों होता है। उरग क्या कहा जाता है? जहां जाना, पहुंचना बहुत कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्ग। दूर प्लस घ, दूर प्लस घ से बनता है ये दुर्ग, ध्यान रखना। दूर यानी कठिन, घ यानी गमन। ठीक है ना, ख यानी आकाश, घ यानी गमन। आकाश में जो गमन करता हो, कौन? पक्षी। ख का मीनिंग आकाश से, ध्यान रखना। ठीक है, खग। और जहां पहुंचना, जाना कठिन होता है, वो दुर्ग है। और जो चल नहीं सकता, न ही गमन कर सकता हो, नग। और नग का मीनिंग होता है पर्वत। नग का मीनिंग क्या होता है? पर्वत। पर्वत कहीं गमन नहीं करता है, वहीं पड़ा रहता है, इसलिए उसे नग कहा गया। नहीं गमन करता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ज। ज यानी जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला, जलज। जल में जन्म लेने वाला, जलज। नीर में जन्म लेने वाला, नीरज। आगे आगे जन्म लेने वाला, अग्रज। पंख यानी कीचड़, और कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज यानी कमल। ये दोनों कमल है। और
पीछे पीछे जन्म लेने वाला अनुज, जन्म लेके ऊपर पहुंच गए पूर्वज, मन में जन्म लेने वाला मनोज, क्योंकि विसर्ग संधि में मना मन प्लस ज से बनेगा मनोज, और पय प्लस ज से क्या बनेगा पयोज। विसर्ग संधि की वजह से बने हुए ये दोनों, पयोज मनोज। ओके, नेक्स्ट बोलिए, एक दो उदाहरण और लिख दो इसमें ज वाले में। पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, और स्वेद कहते हैं पसीना, और पसीने से जन्म लेने वाले को कहते हैं स्वेदज, अर्थात लेके और जुएं, ये सब स्वेदज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो नाता नहीं है ना तो उसको इसका परिणाम जल्दी मिल जाएगा, स्वेदज। हाँ हाँ, जो नहाएगा नहीं उसके तो माथे में जुएं पड़ी जाएगी एक दिन दो दिन बाद। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, अगला प्रत्यय हमारा जा। जा का मीनिंग क्या होता है? जन्म लेने वाली। ध्यान रखना, जा का मीनिंग जन्म लेने वाली है, ये जन्म लेने वाला, दोनों में यही फर्क है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, आगे आगे जन्म ले लेती है वो कहलाती है अग्रजा, यानी हमारी बड़ी बहन। पीछे पीछे जन्म लेती है छोटी बहन, उसे कहते हैं अनुजा। और इसके अलावा देखिए गिरी यानी पर्वत, पर्वत से जन्म लेने वाली गिरिजा, गिरिजा कहते हैं पार्वती को। शैल, शैल कहते हैं चट्टान को, और उनसे जन्म लेने वाली कौन है? शैलजा। हाँ, शैलजा का मतलब क्या होता है? पार्वती। और नदी को भी कहा जाता है पर्वत का, नदी से जन्म पर्वतों से ही होता है, इसलिए शैलजा कहा गया। भूमि से जन्म लेने वाली भूमिजा, अर्थात पार्वती की अर्थ नहीं है यहाँ, भूमि की पुत्री कौन है? सीता मैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सिंधु से जन्म लेने वाली सिंधुजा, और समुद्र मंथन जब हुआ तो लक्ष्मी जी निकले थे समुद्र से, इसलिए लक्ष्मी के पप्पा कौन है? समुद्र देवता सिंधुजा। और एक और लिख दीजिए आप इसमें, अर्कजा। ये इसी में तनुज का अर्थ पुत्र होता है, और जा लगाओगे तो पुत्री हो जाएगा तनुजा। तनुज का मीनिंग क्या होता है? तनुज पुत्र, और तनय का मीनिंग भी पुत्र होता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो तनय और तनुज दोनों का मीनिंग पुत्र है, और जैसे आप तनुजा लगाओगे तो पुत्री। और भारतेंदु की पंक्ति है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो तनुजा पुत्री को कहते हैं। अर्क जा, अर्क कहते हैं सूर्य को, जा का मतलब जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। ध्यान रखना, हाँ, सूर्य के पर्यायवाची में जब भी जा लगेगा हमेशा यमुना का पर्यायवाची बनेगा। अर्क जा, रवि जा, भानुजा, सब यमुना के पर्यायवाची। चलिए, आओ, सॉरी इधर और है, द यानी देने वाला, द यानी देने वाला, जो सुख को देता है सुखद, जो दुख को देता है दुखद, सुखद दुखद, नीर को देने वाला नीरद, जल को देने वाला जलद, मान देने वाला मानद। ठीक है ना, पय को देने वाला पयोद, पयोद ऐसे बनते हैं ये सारे शब्द, विसर्ग संधि से बना हुआ। नेक्स्ट बोलिए, पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है नगर। पूर्व का मीनिंग क्या होता है? नगर। जैसे उदय सिंह ने जो बसाया उदयपुर, ठीक है, जय सिंह ने जो बसाया जयपुर, बाकी बहुत सारे, डूंगरपुर, भरतपुर, गोरखपुर, फिरोजपुर, वो कौन कौन से, फिरोजपुर, सारे जहां पे भी पुर आए वो नगर ही है, ये समझ लेना। हाँ, मिर्जापुर। हाँ, चलिए नेक्स्ट बोलिए, इनी, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, ये आएगा परीक्षा में। इनी संस्कृत का है, सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए सरोज में इनी लगेगा, सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी। ये शब्द मैं शब्द शुद्धि में पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए दोबारा आएगा, अच्छी तरीके से देखिए। सरोज में इनी लगा सरोजिनी, और कुमुद में इनी लगेगा कुमुदिनी, क्या बनेगा? कुमुदिनी। कुमुद में इनी लगेगा कुमुदिनी बनेगा, और कमल में इनी लगेगा तो कमलिनी, कमिनी नहीं, हाँ कमलिनी। कमल में इनी प्रत्यय लगने से बनता है कमलिनी, तो सरोजिनी, कुमुदिनी, इस तरीके से शब्द बनेंगे। प्रदर्शनी कहां से आ गई? प्रदर्शनी में नहीं होता, प्रदर्शनी अलग शब्द है, ये अलग इनी है। ठीक है ना, वो प्रदर्शन में ई लगता है, ठीक है ना, प्रदर्शन में ई लगता है तो प्रदर्शनी बनता है। चलिए, ये हो गए सब।
दर, और ये बच गया ये भी। देखो चक्र को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर, चक्रधर, खड़कधर। बस बहुत है, बाकी दर दर तो खूब सारे हैं इनसे। चलिए लास्ट और अंतिम बचा हमारा विदेशी, अरबी फारसी। चलिए इंदा, शर्म से क्या बनेगा? शर्मिंदा। शर्म से बनता है शर्मिंदा। शर्मिंदा। पर से बनता है परिंदा। कई बार सुना होगा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये विदेशी शब्द है। शर्मिंदा, परिंदा, ठीक है ना। चुनिंदा, यह निमंत्रण चुनिंदा लोगों को दिया गया। चुनिंदा, चयनित व्यक्ति होते हैं। चुनिंदा, चुनना, चुनिंदा, ठीक है ना, चुनिंदा। और एक शब्द होता है जिंदा। हाँ, जिंदा, ये जी मूल शब्द है इसमें, ठीक है। चलिए, और एक होता है बाशिंदा, वास करने। हम यहाँ उदयपुर के बाशिंदे, डूंगरपुर के बाशिंदे, जयपुर के बाशिंदे कौन कौन है? अरे नहीं, मुझे एक सवाल करना आपसे, टोंक का कौन है अपनी क्लास में? टोंक, टोंक क्यों आप? हाँ, और कौन है? ये क्लास के बाद मिलना मुझसे। हाँ, अरे इसलिए क्योंकि जिन मैम ने मुझे पढ़ाया वो अभी टोंक में प्रिंसिपल है। कहा है कि आपके वहां कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कभी जाओ तो वहां मैम से मिल के आना, क्योंकि हाँ, हाँ नहीं, नहीं मालपुरा, मालपुरा कहाँ है? नहीं, गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है। हाँ, अरे जब जाएंगे ना तो मिल के जरूर जाना। मैम मेरा नाम लेना, बोल रहे थे कि आपके शिष्य आपको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी जाओ इस विद्यालय में तो, ठीक है ना। हाँ, तो वो अभी क्या, उनके विद्यालय में अच्छा प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने कोई वीडियो देखा था, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरे पास भी आया, तो मुझे पता लगा ये तो काफी टाइम 8 और 99 में जब मैं उनसे पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था ना वो एक मैम जिसने मेरा रजिस्टर फेंक दिया, ये वही है। उनका हाँ, उनका नाम है अनुपम कालरा मैडम। लिख लो, याद रहेगा, अनुपम कालरा। हाँ, मेरा याद किया ना उनको कि सर याद कर रहे थे। आपके सर है, बाकी मैं तो उनकी नजरों में हमेशा स्टूडेंट ही हूँ। और बहुत अच्छी मैडम है पढ़ाने में, फिजिक्स की लेक्चरर रही हुई। हाँ, मैं मेरे साइंस ही थी पहले, तो मैं फिजिक्स जब उनसे पढ़ा, एक ही साल पढ़ा, सिर्फ एक साल, लेकिन एक साल में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब जो कहते हैं एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए, पढ़ाना कैसे चाहिए, बहुत। वो एक है, उन्होंने एक जब मेरे व्हाट्सएप पे बात हुई तो उन्होंने बोला क्या कि अब वो पुराने वाले स्टूडेंट अब नहीं मिलते। मतलब एक लाइन में ये बात कही, शायद अगर चैट होगा तो कभी मैं आपको बताऊंगा। वो चैट का मतलब बात करते हैं ना, कन्वर्सेशन होता है, तो ये बात कही। वो वीडियो मैंने जब उनको सेंड किया उनका स्कूल का, तो बोला कि तुझे कैसे प्राप्त हुआ ये? मैंने कहा ये मेरे मित्र है, उसने मुझे दिया। तो मेरे का टोंक वगैरह में मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, खूब पढ़ के गए हुए। तो वैसे एक स्टूडेंट था पुराना, उसने मुझे सेंड किया था कि सर यहाँ हमारे विद्यालय में ऐसा यहाँ प्रोग्राम हुआ। तो फिर मैंने वीडियो में जैसे मैम को देखा तो मैंने कहा ये तो मुझे पढ़ाए हुए वो मैम, इसलिए फिर मैंने उनको बताया कि तो बोले कभी टोंक आओ तो मिलना है। मैंने कहा मैं तो कभी, मेरा कभी होगा वहां आना तो ठीक है, बाकी नहीं तो मैं, मेरे स्टूडेंट कोई जाएंगे तो मिल के जाएंगे तो समझ लेना मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब समझ गए हो ना आप? होता है, देखिए, अगर आपको अभी पढ़ के जाओ, नौकरी लग जाओ, और फिर आपको कभी अकस्मात ये पता लगा अरे जिन सर से मैं पढ़ा हूं वो तो यहीं कहीं आए हुए हैं, तो आपको कैसे अंदर से फील होता है, नहीं यार हम भी मिल लेते हैं अभी जा, होता है वो, ठीक है ना। और काफी आज से कितने साल पहले की बात है ये, 99 और 2000 की बात है, लगभग कितने 25 साल बाद पुरानी की बात हो गई है। और उसके बाद ये चीज थोड़ी मुझे भी लगता है कि 20-25 साल बाद
मैं मैम को देख रहा हूँ, वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, स्कूल को संभाल रही है, तो थोड़ा सा भावुकता आ ही जाती है। चलिए, तो कोई भी और टॉक, जो ऑनलाइन वाले जो भी सुन रहे हैं वो भी चले जाना, ठीक है, और एक साथ जाओगे तो मैम खुश हो जाएगी, अरे यार इतने सर स्टूडेंट पढ़ते ऑनलाइन पढ़ते। अच्छा, एक बार हाथ खड़े करना टॉक वाले, आज विशेष आपके प्रति प्रेम छलक रहा मेरा। हाँ, अब देखो जो टॉक वाला नहीं है वो भी हाथ खड़े कर रहा है। अरे टेंशन मत लो, वो मैडम ट्रांसफर होकर के जिस दिन जयपुर चली जाएगी उस दिन मैं ये कहूंगा जयपुर वाले कौन कौन है हाथ खड़े करना। ठीक है ना, जयपुर वाले कौन कौन है, जयपुर वाले एक्चुअल में वो जयपुर के रहने वाले, हाँ वो रहते जयपुर है परंतु सर्विस उनकी टोंक में। जैसे मैं उदयपुर में रह रहा हूँ, मेरी अगर चित्तौड़ में नौकरी होगी तो मैं चित्तौड़ नौकरी करके उदयपुर ही आऊंगा। अभी तो उदयपुर हूँ और उदयपुर में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इंदा हो गया कार, सलाह देने वाला सलाहकार, सलाहकार सलाह देने वाला सलाहकार, पेशकार पेशकश करने वाला पेशकार कहलाता है, अरबी फारसी शब्द है ये पेशकार। और काश्तकार खेती बाड़ी करने वाले को क्या कहते हैं, काश्तकार, अरबी फारसी शब्द है किसान, किसान काश्तकार। ये काश्तकार ये एग्रीकल्चर वाले नहीं जान रहे हो? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो जो एग्रीकल्चर कौन पढ़ाते तुमको, सारे एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहे। अरे खेती बाड़ी में काम करने, किसान को कहते हैं काश्तकार। सोनू सर से पूछ लेना काश्तकार का मीनिंग क्या होता है, किसान होता है ना किसान, उसको काश्तकार बोलते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट बोलो, गर, सौदा करने वाला, सौदागर, सौदागर। और जादू दिखाने वाला, अरे वाह आपको सब आता है, जादूगर। और कलाबाजियां करने वाला, बाजीगर, बाजीगर ये नहीं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीत कर हारने वाले को, ये सब डायलॉग है फिल्मी। हाँ, बाजीगर, बाजीगर, ठीक है, जादूगर। और सितम ढहाने वाला, सितमगर, सितम, सितम किसी के ऊपर जुल्म करता है ना, हाँ उसको कहते हैं सितमगर, ये ऐसे लिखते हैं सितमगर, सितमगर, हाँ सितमगर। नेक्स्ट बोलिए, गार, मदद करने वाला, मददगार। गुनाह करने वाला, गुनाहगार, गुनाहगार। और याद रखने वाला, अरे क्या यादगार वो दिन था, एक दुबले पतले शरीर वाला हमें पढ़ाने आता था, कौन, हाँ, जैसे यादगार लम्हा अभी मेरे लिए था 1990 2000 के टाइम में मैं मैडम से पढ़ा था, तो एक यादगार लम्हा था, वो मेरा रजिस्टर यूं फेंक दिया था, फिर वो तो किस्मत ठीक थी, वो रश्मि ने उसको पकड़ लिया। रश्मि से अगर मिलना हो तो महाराणा भोपाल चिकित्सालय में चले जाना, और अभी वो नर्सिंग अधीक्षक के पोस्ट पर है। मेरे बैच के तो सब नौकरी में लगे हुए हैं, सब सरकारी नौकरी में, ठीक है ना। तो आपको अगर मिलना हो तो चले जाना वहां, ठीक है, महाराणा भोपाल जनाना चिकित्सालय में। हाँ। क्या कह रहे, मेरा नाम जानती नहीं जानती? अरे मेरा नाम सब जानती थी उस स्कूल में। मैं प्रेसिडेंट था ना, जैसे कॉलेज का होता है वैसे स्कूल में भी होता है, छात्र नेता, मॉनिटर नहीं, छात्र, बाल बाल संसद होती है, अध्यक्ष होता है, नहीं होता है। हाँ, तो मैं पूरे विद्यालय का पूरा सारा काम मैं ही देखता था, जब भी कहीं होता वो 26 जनवरी 15 अगस्त प्रिंसिपल साहब के पास में बैठता था मैं तैसे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ची ये पढ़ा चुका हूं, अफीम खाने वाला, अफीम ची, बेचने वाला भी अफीम ची, तोपची, नकलची, खजानची, ये पढ़ा चुका हूं, वही उदाहरण है, ठीक है। चलिए फटाफट खत्म कर लेते हैं इनको, क्योंकि अब कल हम प्रत्यय नहीं लेंगे, कल आते ही प्रत्यय का टेस्ट लूंगा, ठीक है। चलिए अगला कौन है हमारा, नाक, दर्द देने वाला, दर्दनाक, दर्दनाक मंजता। खौफ पैदा करने वाला, खौफनाक, बहु मिले उसे, अंकित जी ध्यान रखना। खौफनाक, ठीक है, दर्दनाक, खौफनाक। शर्म पैदा करने वाला और खतरे से भरा हुआ,
खतरनाक रास्ता है चंबल के बियड़ों का। हाँ, दालपुर। और अगला बोलो, मंद, अक्ल वाला, अक्लमंद। अक्लमंद नहीं बोलते, अक्लमंद होता है। दौलत वाला, दौलतमंद। शोहरत वाला, शोहरतमंद। और सेहत से भरा हुआ, सेहतमंद। सेहतमंद, शरीर के लिए जो अच्छा हो, सेहतमंद। दार, पढ़ा चुका हूं मैं। चौकी की रक्षा करने वाला, चौकीदार। थाने का मालिक, सूबे का मालिक, हवालात का मालिक। ये सब उदाहरण पहले पढ़ लिए हैं, 2-3 लिख दो, कोई लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस समझना है कि दार एक प्रत्यय होता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। पोष का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र, ये ध्यान रखना। पोष का मीनिंग है कपड़ा, वस्त्र। जैसे देखिए, एक शब्द होता है, आपने पढ़ा होगा, नकाब पोश। जो नकाब पहनता है ना, उसके लिए आता है नकाब पोश, उसको कहा जाता है। ठीक है। एक और शब्द होता है, ये वैसे, हाँ बिल्कुल, मेज पोश। लिखिए आप, मेज पोश लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग। मेज पोश, पलंग पोश। जैसे इंग्लिश में बेडशीट बोलते हैं ना, बेडशीट। हाँ, अरबी फारसी में उससे पलंग पर बिछाने वाले चद्दर कपड़े को कहते हैं पलंग पोश। और टेबल पर बिछाने वाला टेबल क्लॉथ को कहा जाता है मेज पोश। क्या कहा जाता है? और जो सफेद कपड़ा पहनता है, सफेद पोश, ये आपको बहुब्री समास में पढ़ाऊंगा मैं। नेताजी को कहते हैं सफेद पोश। जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो हमारे नेता है, बहुब्री विशिष्ट अर्थ। चलिए नेक्स्ट बोलिए। साज, घड़ी ठीक करने वाला, घड़ी साज। जो घड़ी ठीक करता है उसे घड़ी साज कहा जाता है, ध्यान रखना। घड़ी साज, घड़ी का मिस्त्री, घड़ी साज। ठीक है। और जो जिल्द का काम करता है, ये अपनी जो बाइंडिंग का काम करते हैं ना, कॉपी किताब के ऊपर मोटा कवर चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं जिल्द साज। जिल्द साज। जिल्द साज का मीनिंग है जो जिल्द चढ़ाता है, कॉपी किताब जो होती है उसके ऊपर मोटा कवर चढ़ाता है, उसे जिल्द साज कहा जाता है। ठीक है, जिल्द साज। और जो जालबाजी करता हो, जालसाज। जालसाज। अरे जालसाज 420 करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, उसको कहते। चलिए अगला बोलिए। बाज, हाँ, दगा करने वाला। हाँ, दगाबाज तेरे नैना। हाँ, चालबाजी करने वाला, धोखा देने वाला, धोखेबाज। मुक्का मारने वाला, मुक्केबाज। नशा करने वाला, हाँ, नशेबाज। चलिए नेक्स्ट बोलिए। आबाद। आबाद का मतलब है, इसी से शब्द बना है, आबादी। ठीक है, तो ये नहीं लिखना अभी, आबादी। हैदर ने जिसे बसाया, हैदराबाद, जहां आबादी रहती हो, हैदराबाद। अहमद ने जिसे बसाया, अहमदाबाद। बस 2 ही उदाहरण लिख दो, बस। आबाद एक शब्द है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जहां कोई आबादी नहीं रहती हो, गैर आबाद। पढ़ाया था उपसर्ग गैर, शमशान घाट, मरघट, वहां कोई आबादी नहीं रहती, सब खाली रहता वहां। ठीक है। चलिए अगला बोलो। घा, घा, चारागाह। गा का मतलब, ये गा का मतलब स्थान से है, चारागाह। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है, हामिद का चिमटा जिसमें होता है ना वो। और बंदरगाह, बंदर जहां गा करते हो, वो नहीं है इसका मीनिंग। क्या होता है बंदरगाह? जैसे बस के रुकने के लिए बस स्टॉप होता है ना, एरोप्लेन के एयरपोर्ट होता है, उसी तरीके से जहाजों के लिए रुकने का स्थान क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह उसे कहते हैं, ध्यान रखना। इस बंदरगाह की एक बात है, वो कल कहेंगे हम, अभी नहीं कहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलो। दान। अब रुक जाइए यहां पर, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में भी आएगा और अरबी फारसी में भी आएगा। दान ऐसा प्रत्यय, देखिए ये एक शब्द लिखना मत अभी, ये कन्यादान, ये रक्तदान। ये दान का अर्थ है देने वाले से। दान का मीनिंग देना, रक्त का दान करना, कन्या का दान करना, ये संस्कृत का कंसेप्ट है।
हम बात कर रहे हैं विदेशी अरबी फारसी। इस दान का मतलब है रखने का स्थान, ठीक है। जैसे अरे पहले समझ तो लो। तो हाँ, जैसे देखिए ये है इत्रदान, ये है पानदान। इत्रदान का मतलब है जिसमें इत्र रखा जाता हो, जिसमें पान रखा जाता हो, उसे कहते हैं पानदान। उसे दुकानदान कहाँ है? अरे दुकानदार होता है वो। अरे वो दुकानदार होता है, ये दान पड़ा। तो दुकान को कहाँ रख हमारे? चाय दान, जिसमें चाय रखते हैं, चाय दान। हाँ। कलम दान, कलम दान का मतलब ये मत सोच लेना कि कलम दान करनी है। कलम रखने का स्थान, पेन स्टैंड जिसको कहते हैं। हाँ, कूड़ेदान जिसको कहते हैं, कूड़ा जिसमें डालते हैं। पिकदान, जिसमें थूकते हैं, नवाब साहब पान खाते थे, थूकते थे कटोरा, उसको कहते हैं पिकदान। आदमी जब बीमार हो जाता है, अस्पताल में छोटा डब्बा ऐसा पड़ा रहता है ना, हाँ, उसको पिकदान ही कहते हैं, थूकने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो अरबी फारसी में ये तो रखने की बात हुई। दूसरा, जिसमें रखने का स्थान तो नहीं है, परंतु दान शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे खानदान, ठीक है ना, वो भी विदेशी शब्द है, खानदान भी शब्द विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए, और अब बचा हमारा अंतिम, लिख लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान मत लिखना, हिंदुस्तान में स्थान प्रत्यय ई नहीं आएगा, हिंदुस्तान में ओनली स्थान है। राजस्थान में तो स्थान है। हाँ, बलूचिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, हाँ, ये सारे के सारे क्या है? स्थान। बसा हुआ के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपके सारे हो गए विदेशी प्रत्यय। अब इनका टेस्ट हम लेंगे कल, पढ़ के आना सब। हाँ, दरगाह भी राइट है भैया, नितेश जी, दरगाह राइट है बिल्कुल।